अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि जल्द से जल्द से नावल कंप्लीट करें। तो चलें, मुझे बातें बहुत ज़्यादा आती हैं, मैं फिर भी आप लोगों से इतना नहीं करती। तो नावल स्टार्ट करते हैं अगले एपिसोड। फदक मगरिब पढ़कर जैसे ही अंदर आए उसके तो होश ही उड़ गए। हाल की हालत ऐसी थी जैसे कोई स्टेडियम घर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया हो। एर्थी के घर का हाल बाकायदा दो हिस्सों में तकसीम था। एक तरफ पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम लहरा रहे थे, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की तस्वीरें दीवारों पर जगमगा रही थीं। दूसरी तरफ भारत के तिरंगे झंडे सजे थे और विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव पूरे वकार से मुस्कुरा रहे थे। मुझे इनके नाम लेने में थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मुझे इनके नाम नहीं आते। सामने एलईडी पर टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का मुकाबला भारत का मैच चल रहा था। फदक तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि आज फाइनल जैसा मुकाबला था। आलिया और श्री ने अपने अपने मुल्क की शर्ट्स पहन रखी थी। आलिया की शर्ट पर पाकिस्तान और श्री की शर्ट पर इंडिया लिखा हुआ था। दोनों के गालों पर झंडे बने थे और आज दो जिगरी दोस्त एक दूसरे की जानी दुश्मन बनी बैठी थी। वो एक ही सोफे पर भी साथ नहीं बैठ रही थी। अगर कभी जगह बदलनी भी होती तो सोफे के बिल्कुल कोने पर जा बैठती, जैसे जरा सा छू जाने से ही उनका मुल्क मैच हार जाएगा। ये मंजर देखकर फदक के मुंह से बेख्तियार हंसी निकल गई। जेके ये सारा तमाशा स्लाइस खाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे कोई फिल्म चल रही हो। क्या हुआ, तुम नहीं आ रही मैच देखने? आलिया ने ललकारा। तुम भी तो पाकिस्तानी हो, मैंने तुम्हारी शर्ट भी मंगवा ली है। ये सुनकर फदक का एक और कहका बुलंद हुआ और वो हंसती हुई किचन की तरफ चली गई। तुम हंस क्यों रही हो? फाइनल है, इतना बड़ा मैच है, आलिया बोली। मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, फतक ने जवाब दिया, मगर वो किसी और ही ख्याल में मुस्कुरा रही थी। फतक, मुझे माफ़ करना, आज कॉल नहीं कर पाऊंगा, इंशाल्लाह कल बात करेंगे, ठीक है? वो अभी इस मैसेज का जवाब देने ही वाले थे कि अलियार ऑफलाइन हो गया। फतक ने बेख्तियार उसका लास्ट सीन देखा शुरू कर दिया। वो ऐसे गायब हुआ था जैसे गधे के सर से सींग। वो भी थोड़े बहुत कामों में लग गए। अचानक जहांजेब साहब उसके पास आए। फदक, ये मोबाइल में कोई स्पोर्ट चैनल होता है, ये क्या होता है? मुझे मैच देखना है। हम शायद वो आखिरी जनरेशन हैं जिनके माँ बाप मोबाइल उठाकर औलाद के पीछे पड़े रहते हैं और हर ऐप के बारे में पूछते हैं। हत्ता कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जैसी चीज़ें भी उन्हें नहीं आती। बिल्कुल ऐसा है, मेरे अबू भी मेरे पीछे पीछे रहते हैं, अम्मी भी, कि ये चीज़ नहीं आती। और आजकल हम हैं, अगर हमारी जनरेशन होगी तो हमें तो हर चीज़ का पता होगा। तो अपने अबुओं के साथ और अम्मियों के साथ, दादियों के साथ, खालाओं के साथ, चाचुओं के साथ ये चीज़ इंजॉय किया करें, उनको समझाया करें, उनके साथ हंसा करें। लाई मैं लगा देती हूँ। फदक ने उनके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल की और मैच चला दिया। तुम क्या कर रही हो? जहांजेब ने फदक को जाते हुए देखा। अबू, मुझे ये मैच अच्छे नहीं लगते, हमेशा हारते ही तो हैं। देखो, जहांजेब भी मेरी बात से इतफाक कर रहा है, फदक बोली। फजूल कसम की टीम है, कभी जीती है, बस वक्त ही ज़ाया होता है। दिल के किसी कोने में पाकिस्तानी टीम से मोहब्बत आज भी मौजूद थी। फदक पहले मैच देखा करती थी, मगर मुसलसल हार अब उससे देखी नहीं जाती। जहांजेब का भी दिल मर सा गया था, वरना कभी मैच लगता तो सबसे ज़्यादा चीखें इन्हीं बाप बेटी की होती। जहांजेब के कहने पर फदक बैठ गई। आज बहुत अरसे बाद दोनों बाप बेटी साथ क्रिकेट देख रहे थे। हर ओवर के बाद जहांजेब पाकिस्तानी टीम को भरपूर गालियों से नवाजते। फदक का दिल तो चाह रहा था कि बल्ला उठाकर उनके सर पर ही मारते, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी सिवाय चीखने चिल्लाने के। देखते ही देखते पाकिस्तान मैच हार गया, हमेशा की तरह। ओफ अबू, इससे अच्छा था हम देखते ही ना, आपको क्या पड़ी थी? जहांजेब का दिमाग अभी भी गर्म था। हाँ, सारा काम छोड़कर मैच देखने बैठ गया। मेरा ही दिमाग खराब था, ये कभी जीतेंगे भी? हर पाकिस्तानी वाला गुस्सा। रात को फतक ने अलियार को मैसेज किया, बहुत बुरा आ रहा है पाकिस्तान, लास्ट ओवर में गेम खराब कर दी। इसी मैसेज पर अलियार ने कॉल मिला दी। ये मत कहना जलाने के लिए कि तुमने मैच देखा है। हाँ, मैंने मैच देखा है। तुमने मैच क्यों देखा? इसलिए मैंने नहीं बताया था तुम्हें, वो तो जैसे रो देने को था। मैं क्यों ना देखूं? तारीख गवाह है, जब जब तुमने मैच देखा है पाकिस्तान आ रहा है। ये पाकिस्तानियों का बेहतरीन मुश्किल है और ये बातें हैं कि यार तुमने फलां काम किया था इसलिए पाकिस्तान मैच आ रहा है। अब बलियार फतक से कहता है कि तुम देखती हो तो मैच हार जाता है। ओ एम जी। फतक को सदमा हुआ, मगर साथ ही हंसी भी छूट गई। खुदा का नाम लो अलियार, उनके हारने की वजह मैं बन गई हूँ। हाँ, तुम ही बनी हो। गुस्से में उसने फोन बंद कर दिया। फतक इस हरकत पर हंस पड़ी। वो दोबारा हाल में आई। आलिया और श्री का जुनून देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो रूम में गई और दरवाजे के पीछे से झांक कर बोली, मैं मैच ज़रूर देखूंगी और एक टीम को सपोर्ट भी ज़रूर करूंगी। ये कहकर वो एर्थी को देखती हुई अंदर चली गई। जेके बेनियाजी से वापस मैच देखने लगी, जो इन दो
जंगजुओं से जरा फासले पर बैठी थी। थोड़ी ही देर में फदक रूम से बाहर निकली। श्री और आलिया ने मुड़कर उसे देखा तो दोनों की आंखें हैरत से बाहर आ गई। आरती के हाथ में पकड़ा कॉफी का कप वहीं रुक गया और जेके का स्लाइस खाता हुआ हाथ भी फिजा में मौलिक रह गया। आलिया और श्री का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की मोहम्मद फदक पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया की शर्ट पहन कर आई थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आलिया ने श्री को देखते हुए कहा। शर्ट तो पहन ली है, ये बस हम दोनों का साथ देने आई होगी। ये अमन पसंद है ना। देखना, गालों पर पाकिस्तान के स्टिकर होंगे। उसने फदक के चेहरे पर नजर दौड़ाई। दोनों गालों पर इंडिया के स्टिकर चमक रहे थे। ओ अल्लाह! इसी लम्हे फदक दूर से नारे लगाते हुए आई, इंडिया इंडिया। वो आकर सोफे के ऐन दरमियान बैठ गई। आलिया उसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि श्री खुशी से उससे चिपट गई। जिस टीम ने हमेशा हारना ही है उसके साथ क्यों बैठना, आलिया ने तंज किया। कैसे हारेंगी, श्री ने हंसते हुए कहा और फदक को मजीद जोर से गले लगा लिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, आलिया ने चैलेंज करते हुए कहा। देखते हैं तुम्हारे पाकिस्तान कैसे जीतता है। ये अल्फाज फदक के थे, एक पाकिस्तानी लड़की की जो इस वक्त इंडिया के सपोर्ट कर रही थी। फदक का पासा पलटने से मैच मजीद दिलचस्प हो गया। अब आरती और जेके भी उठकर उनके साथ आ बैठी। हर शॉट पर नारे लगते। जब जेके ने आलिया को अकेला देखा तो वो उसके पास जा बैठी और पाकिस्तान का स्टिकर अपने गाल पे लगा लिया। आरती फौरन अंदर गई और एक गाल पर पाकिस्तान का, दूसरे पर इंडिया का स्टिकर लगाकर वापस आ गए। अब आरती दोनों की खुशी में नारे लगा रही थी। कभी पाकिस्तान का छक्का लगता तो आलिया और जेके के साथ नाचने लगती, और जब विकेट गिरती तो श्री खुशी में फदक को गोद में ही उठा लेती। दोनों का चीखना किसी मुकाबले से कम नहीं था। आरती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। उसने इतना दिलचस्प मैच और ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। अब बचा था सिर्फ आखिरी ओवर। पाकिस्तान को 10 रन दरकार थे। आलिया की आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी। श्री के पांव मुसलसल हिल रहे थे। पूरे हाल में सन्नाटा था। डर, खौफ और उम्मीद एक साथ मौजूद थे। ये रही ओवर की पहली बाल और ये एक खिलाड़ी आउट। इसी लम्हे श्री और फदक दोनों चीख पड़ी। आलिया ने गुस्से में चप्पल उतारकर एलईडी पर दे मारी। आरती ने फौरन उसे थप्पड़ मारा। आराम से बैठो, अभी 5 बाल बाकी हैं, एक बाल जाया हो चुकी है। आलिया अपने बाल नोचने लगी। जेके आहिस्ता आहिस्ता एक गाल से स्टिकर उतारने लगी। आलिया ने उसे रोती आंखों से देखा तो जेके ने फौरन स्टिकर वापस चिपका दिया। ना रो मेरे बच्चे, ना रो, जीतो या हारो मुझे तुमसे प्यार है। ये सुनकर आलिया जैसे खुद को संभाल गई। फदक वैसे भी हंसी से लूट पुट थी। वो हमेशा क्रिकेट को सिर्फ एक खेल समझती थी और इसे इतना सीरियस लेना उसके बस की बात नहीं थी। अब बाकी थे सिर्फ 3 बालें। अगली बार छक्का। आलिया तो खुशी से छत पर पहुंचने वाली थी। वो झंडा उठाकर हॉन्टिंग करने लगी। ओ उड़ते जहाज, नीचे आ जा, अभी 4 रन बाकी हैं। श्री ने उसका हौसला तोड़ा। अरे मना लेने दो बेचारी को खुशी, 4 रन तो पाकिस्तान मर के भी नहीं बना सकता। और वाकई अगली बाल पर सिर्फ 1 रन बन सका। अब बची थी 1 बाल और 3 रन। ये थी आखिरी बाल, आखिरी उम्मीद। श्री और आलिया खड़ी हो चुकी थी। कोई कभी उनको देखता, कभी एलईडी पर चलते मैच को। बाल आई, बल्ला घूमा, 2 टक टक। ये आई शम्स की बाल, इंडिया की बॉलिंग, पाकिस्तान का बल्ला, और ये रहा लॉन्ग शॉट, छक्का। फदा के मुंह से भी चीख निकल गई। जेके उठ खड़ी हुई। आलिया खुशी से पागल होने को थी। ऐसी तालियां बजा रही थी और हंस हंस कर लूट-पुट हो रही थी। और अगर कोई रो रहा था तो श्री, जिसे फिदक ने फौरन गले लगा लिया। श्री अब भी रो रही थी, लेकिन आलिया ने पाकिस्तान के जीतने की खुशी में सबके लिए फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया था। ये तो तय था कि आज का डिनर आलिया की तरफ से होगा। अरे क्यों रो रही हो, शुक्र करो बच गई हो ट्रीट देने से। फदक ने खुशी होकर एक वजह बताई, खुशी की एक वजह बताई। मैं अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तुम लोगों की ट्रीट पर लुटा देती, बस इंडिया हारता ना। ये कहकर वो मजीद रोने लगी। इसकी बात सुनकर सब ने मिलकर कहका लगाया। आलिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। क्या मेरी जीत तुम्हारी जीत नहीं है? श्री ने उसे घूरा। तुम्हारी जीत मेरी जीत बिल्कुल नहीं है। उसकी इस बात पर फिर सब हंस पड़े। यकीनन श्री सदमे में थी और वो मोबाइल खोलकर देखना ही नहीं चाहती थी कि हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के स्टेटस जो लगे हुए थे। पार्सल आ चुका था। आरती और फतक दोनों डिनर सेट कर रही थी। तुमने इंडिया को क्यों ज्वाइन किया? तुम तो पाकिस्तानी हो ना? फतक के सवाल पर आरती हैरान हुई। एक चीज़ आजमानी थी। क्या आजमाना था? अलियार मुझे हमेशा कहता था कि जब भी मैं पाकिस्तान की तरफ से मैच देखती हूँ तो पाकिस्तान हार जाता है। सोचा इस दफ़ा इंडिया की तरफ से हो जाती हूँ, लेकिन हाँ मेरी बदकिस्मती है, मनहूस ही हूँ। इंडिया बेचारा मैच हार ही गया। आरती और फतक ने मिलकर कहकर लगाया। बात श्री के कानों तक पहुँच चुकी थी। फतक, दोबारा तुमने इंडिया का नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फतक ने दांत पीसे। आरती ने भी मुंह बना लिया।
सो बैड फतक, सो बैड। जेके ने शरारत से फतक को उंगली दिखाई। फतक ने मुंह पर हाथ रख लिया। अब भी उनके दरमियान यही ड्रामा चल रहा था। ये अलियार कौन है? एरसी ने वो सवाल किया जिसका जवाब शायद अब फतक के पास नहीं था। फतक का दिल कांप गया, आंखें नम हो गईं। अब उसका दिल डिनर से यकीनन उठ चुका था। पाकिस्तान जीत चुका था, लेकिन फतक उदास हो चुकी थी। शायद उसे शरीर की हाय लग गई थी। तेज धूप, पर खैर की धूप, इतनी सर्दी के बाद की धूप कितनी अच्छी लगती है ना। पुरसकून शफाफ शफीक धूप। सुनाने वाले ने आज अपना सर किताबों में नहीं दिया था, बल्कि मुतमईन सा सर्दी के बाद की धूप सेक रहा था। उसका दिल मुतमईन था, बहुत मुतमईन, हमेशा की तरह। वो यूं ही कुदरत के नज़ारों में मगन था कि तभी सुनने वाला आकर उसके पास बैठ गया और उसे खबर तक ना हुई क्या चीज़ हिफ्स करके दिल में दोहरा रहे हैं। सुनने वाले ने उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सुनाने वाले ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। जिसे अल्लाह हिफ्स हो जाए उसे बाकी कोई चीज़ याद नहीं रहती। सुनने वाला दिलचस्पी से उसे देखने लगा। तो अल्लाह हिफ्स हो गया? नहीं, वो हल्का सा मुस्कुराए। इतने वली हम कहाँ, फिलहाल तो उसकी कुदरत को हिफ्स किया जा रहा है। बड़े खुश लग रहे हैं आज। हाँ, आज अपना माजी सोच रहा था, वो सब बुरे वक्त जो मुझ पर गुजरे, लेकिन जिस पर बहुत बुरा वक्त गुजरता है अल्लाह उसके लिए एक बहुत अच्छा वक्त लिख देता है। और आज देखो मैं कितना पुरसकून हूँ, मैंने अल्लाह को पा लिया। ये तो काफ़ी नई बात है। सुनने वाले ने गाज पर हाथ टिका दिए। तुम्हें सच्चे गुजरे किस्सों में से एक कहानी सुनाऊं? सुनाने वाले की निगाह अब भी चमकते आसमान पर थी। सुनने वाले वहीं घास पर बैठा गर्दन उठाकर देखने लगा। सुनाओ, सुनो। एक था सलमान, नाम सलमान, लक़ब फ़ारसी, वतन फ़ारिस, जो आज ईरान कहलाता है। वो एक मजूसी था। मजूसी यानी आग की पूजा करने वाला। वो ज़माना जब हर चीज़ की पूजा की जाती थी, आग, दरख्त, पत्थर, पानी, चांद, सूरज, सितारे। यू मीन वर्शिप ऑफ अपेरेंट्स? सुनने वाले ने पूछा। यस, वर्शिप ऑफ अपेरेंट्स, मतलब जो ज़ाहिरी चीज़ होती हैं उनकी पूजा करना। अल्लाह ने हर दिल में खुद को रखा है, चाहे इंसान माने या ना माने। सुनने वाले ने अपने दिल की तरफ देखा। कपड़ों के अंदर, जिल्द के अंदर, गोश्त के अंदर एक धड़कता हुआ रोशन लोथड़ा। क्या वाकई उसके दिल में भी रब था? एक दिन सलमान एक गिरजा घर से गुजरे। वहाँ दुआएं देखी, तरीका इबादत देखा। दिल मुतासिर हो गया। बाप को खबर हुई तो पाबंदियाँ लगाईं, मगर दिल जहाँ लग जाए वहाँ से फिर सिर्फ दिल ही उठा सकता है। सुनने वाले ने सर झुका लिया। वो भी तो इल्म का मुतलाशी था। सलमान हर एक राहिब के पास गए, इल्म की तलाश में, सच की तलाश में, खुदा की हकीकत जानने की जस्तजू में। वो किसी चीज़ की तलाश में थे, सच्चे खुदा की, सच्चे दीन की। फिर उन्हें एक मेहरबान आलिम राहिब मिला, उससे इल्म लिया। जब उसके वफ़ात का वक्त करीब आया तो सलमान ने कहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? राहिब ने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर का वक्त करीब है। तुम्हारी प्यास वहीं जाकर बुझेगी। सारी दुनिया पर शिर्क का अंधेरा था। खुदा को मानते भी थे तो साथ लात मनात उज़्ज़ा को भी मानते थे। यहूदी और ईसाइयों की किताबों में आखिरी नबी की खुशखबरी दर्ज थी, मगर समझता वही था जिसका दिल रोशन हो। निशानियाँ बताई गईं। जनूब की तरफ खजूरों की सरजमीन मदीना। सुनने वालों का तजस्सुस बढ़ गया और सुनाने वाले की आवाज़ में रोब आ गया। सलमान ने अपने उस्ताद की मौत के बाद अरब का सफ़र शुरू किया। एक काफ़िले में शरीक हुए, मगर काफ़िले पर डाकुओं का हमला हुआ और उन्हें गुलाम बना लिया गया। ये सुनकर सुनने वाले को रंज हुआ। सुनाने वाला उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। हर आग जलाने वाली नहीं होती, कोई आग रोशनी होती है, रास्ता दिखाने वाली होती है। फिर क्या हुआ? सलमान फारसी को गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन पता है खरीदार कौन था? सुनाने वाले ने गर्दन झुकाकर सुनने वाले की तरफ देखा। कौन? मदीने का एक यहूदी। सुनाने वाला मुस्कुरा दिया। देखो, तलबे सादिक कशां कशां गुलाम बनकर भी मदीना जा रही थी। इसी काले दौर में आमुल फेल, ईयर ऑफ एलिफेंट, 571-570 ईस्वी रबी अव्वल के महीने में अरब के शहर मक्का में सोमवार के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। फारिस का आतिश कदा जो हज़ारों साल से जल रहा था बुझ गया। कुरैश माशी बहरान से गुजर रहे थे। उस साल दरख्त सरसब्ज हो गए थे, वीरान ज़मीन जरखेज़ हो गई थी। सलमान फारसी की आजमाइश लंबी हुई। खबरें आ रही थी कि एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है जो अभी मक्का में है, मगर सलमान फारसी गुलाम थे, जा नहीं सकते थे। उन्होंने सब्र किया, उन्होंने इंतज़ार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की सारी औलाद में से अरब को चुना, अरब में से मज़र को, मज़र में से कुरैश को, कुरैश में से हाशिम को और हाशिम में से मुझे चुना। मैं सबसे आला ख़ानदान से हूँ, आली नस्ब से हूँ। एक पहेली सुनिए। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। लेकिन सलमान फारसी का तजस्सुस, उसका शौक ही कुछ ऐसा था कि कुआं खुद प्यासे के पास चल कर आ गया। अल्लाह ने सलमान का तजस्सुस बरकरार रखा। इंतज़ार मुकम्मल हुआ। रसूल सल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए। खबर मिली, आ गए। सुनने वाले की धड़कनें बेतरतीब होगी, मगर सलमान फारसी कैसे पहचानेंगे कि ये सच्चे हैं या झूठे दावेदार? राहिब की बात याद आई। नबी सदका कबूल नहीं करते, मगर हदिया कबूल करेंगे। सुनाने वाला
टहलने लगा और सुनने वाले की नज़र बस उसी पर थी। मिन्नतें की गई, समाइतें की गई, यहूदी आका को मनाया गया, इजाज़त ली गई, मजदूरी की, खजूरें खरीदी, टोकरी में डाली और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। सवाल हुआ, सलमान ये क्या है? जवाब आया, ये सदका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सदका नहीं लेता, ये गरीबों का हक है, तकसीम कर दो, यानी एक निशानी पूरी हुई। सुनने वाले ने आहिस्ता से कहा। रसूल सल्लम ने फरमाया, मैं इस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, मैं ईसा की बशारत हूँ और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जिसमें उन्होंने देखा कि एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। अब सलमान फारसी दूसरी बार आए, वैसे ही मनते की इजाज़त ली, खजूरें कमाई। हाँ सलमान, क्यों आए हो? हजूर सल्लम, ये कुछ खजूरें हैं, इन्हें सदका ना समझे, ये हदिया है। रसूल सल्लम ने फरमाया, अगर हदिया है तो हम कबूल करते हैं। आप सल्लम ने फ़ौरन कबूल किया, खुद भी खाया और अपने सहाबा को भी दिया। अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं हाशिर हूँ, मैं आकिब हूँ, मैं फातिह हूँ, मैं अबुल कासिम हूँ, मैं ताहा हूँ, मैं यासीन हूँ। सलमान फारसी कदमों में गिर गए और फौरन ईमान ले आए। हेबले को वो टास्क सिर्फ एक दिन पहले दिया गया था और वो अपने रास्ते तक कामयाबी से पहुंच चुका था। वो उस घर के अंदर एक कमरे में कुर्सी पर अपने पूरे दहशत के साथ बैठा था। सामने एक औरत और उसके 2 बच्चे कांप रहे थे। उसके शोहर को हेबले की 2 बंदों ने पकड़ा हुआ था। हेबले के हाथ में कोई हथियार नहीं था, मगर उसकी नीली आंखें किसी हथियार से कम नहीं थी। सामने बैठी औरत ने अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रखे हुए थे। क्यों आए हो हमारे घर? चाहते क्या हो? यहाँ से चले जाओ, आदमी चिल्लाया। मैं धीरे की गई बात भी सुन लेता हूँ, मैं धीरे कही गई बात भी सुन लेता हूँ। तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। तुमने खुद तो इस मज़हब को अपना लिया, दूसरों को अपनाने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? जाहिल लफ्ज़ सुनकर औरत कांप उठी। जाहिल तो तुम जैसे लोग होते हैं जो सच्चे दीन को समझ नहीं पाते और अगर कोई दूसरा उसे अपनाना चाहे तो उसे जाहिल कह देते हो। हेवले ने औरत की बात का कोई असर नहीं लिया। सिर्फ तुम्हें एक छोटी सी वार्निंग देने आया हूँ कि आइंदा इस मज़हब को दूसरों के सामने बयान भी किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी बच्चों की भी खाल उधेड़ दूंगा। वो मर्द गुस्से से कांप रहा था। तुम जैसे अबू जाहिल हर ज़माने में पैदा होंगे और हम जैसे हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पैदा होते रहेंगे। हमें शहादत कबूल है, लेकिन हम तुम्हारी धमकियों में कभी नहीं आएंगे। हेवले ने एक नज़र उस मर्द पर डाली, फिर उस औरत को गुस्से भरी आंखों से देखा। बता, तुझे अपने बच्चे अजीज़ हैं ना? औरत ने अपने बच्चों को मज़ीद गले लगा लिया। तो क्या तुम इस्लाम छोड़ती हो? औरत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने मर्द की तरफ देखा। तुझे तेरी बीवी बच्चे प्यारे हैं ना? तू वो तो आज से मुसलमान नहीं है। उस मर्द की आंखों में आग उतर आई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उस ने औरत की तरफ देखा। बच्चे या इस्लाम? औरत चीख उठी। फिर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे भी चीखने और रोने लगे, औरत भी रोने लगी। आखिरी बार तुम दोनों को कह रहा हूँ। उसने सुकून से कुर्सी के साथ टेक लगाए। इस्लाम या जान? पूरे कमरे में कलमा गूंजने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों के रोने की आवाज़ें मज़ीद तेज़ हो गईं। हेवले का दिमाग घूमने लगा। उसने जेब से पिस्तौल निकाला और एक बच्चे पर तान लिया। औरत का दिल मुंह को आने लगा। आदमी उन 2 गुंडों के दरमियान तड़पने लगा और बच्चे खौफ से लरजने लगा। कुछ अल्लाह से डर जाओ, जिसने पूरी कायनात बनाई है, उससे डरो, जाओ। औरत फरियाद करने लगी। हेले ने ट्रिगर पे उंगली रखी। औरत ज़मीन पर गिर गई। या अल्लाह, मुझे माफ़ करना, छोड़ दिया, मैं इस्लाम छोड़ती हूँ, मैं मुसलमान नहीं, हमें बख्श दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। हेवले की नीली आंखों में चमक उभरी। मर्द रोते हुए ज़मीन पर गिर गया। उनका मकसद पूरा हो चुका था। औरत बिलक बिलक कर रो रही थी। तुमने जो आज किया, तुम उसे याद रखना। तुमने हमारे ईमान के साथ खेल खेला है। तुमने हमारा कलेजा हाथ में रखकर उसे मुंह का निवाला बनाया है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें कभी सुकून ना पाओ। हेवले ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और बगैर कुछ कहे मुड़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ें बाकी रह गईं। आज फिर से यूनिवर्सिटी का हाफ था और उस हाफ में न जाने कैसी थकावट थी। आरती हमेशा की तरह बाहर थी। पता नहीं वो क्यों अचानक गायब हो जाती थी और अचानक प्रकट भी हो जाती थी। आज खाना फदक बना रही थी। जब से फदक आई थी तब से सबने अलग अलग खाना बनाना छोड़ दिया था। साथ बनाना, साथ जाना, चाहे होटल हो या किसी के घर। फदक को हमेशा से ही इंडियन खानों का बड़ा शौक था। इंडियन खानों की रेसिपीज श्री को आती तो थी, लेकिन वो खाना बनाने की बड़ी चोर थी। उसने अपने पास पड़े सारे मसाले किचन में ही रखे हुए थे, जिन्हें कभी उसने किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, और आज वो सारे मसाले फदक बीबी के हथे चढ़ गए थे। फदक बीबी खाना पकाने की इतनी शौकीन नहीं थी, लेकिन यहाँ के बदमज़ा और मीठे खाने खा खा कर उसका शुगर लेवल बढ़ने लगा था। आज वो पाकिस्तान और इंडिया की सबसे मशहूर चीज़ बना रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि बिरयानी थी, जिसका नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ ही जाता है।
उस बिरयानी के चक्कर में सुबह का नाश्ता किसी ने भी नहीं किया था कि कहीं वो थोड़ा ही ना खा लें। आलिया जब से फदक किचन में गई थी तब से चम्मच लिए बेचैनी से घूम रही थी। चमन में श्री न जाने कितनी दफ़ा दस्तरख्वान सेट कर चुकी थी। आज उन्होंने बिल्कुल जेपी को इंडिया पाकिस्तान बना दिया था। जिया की वीडियो कॉल चल रही थी और फदक दुपट्टा बांध कर कुकिंग में मसरूफ थी। ये सब कैसे हो गया जिया? चचा तो मान गए थे ना, फिर तुम्हारी तरफ से अचानक उन्होंने पलटा क्यों खाया? जिया दूसरी तरफ सर पकड़ कर बैठी थी। तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? ये मर्द हैं? जिया ऐसा ना बोलो, वो तुम्हारे अब्बू हैं यार। कैसे अब्बू हैं? वो मेरे अब्बू होने से ज्यादा उसके ताया हैं। अब्बू होने का हक भी उन्होंने अदा किया है। सिर्फ घर में राशन डलवाने से कोई अब्बू नहीं बन जाता। उसकी आवाज कांप रही थी। उस दिन का मान, उस दिन का भरोसा, उस दिन का एतमाद उन्होंने सब खाक में मिला दिया। कभी बेटा कहना और कभी बेटी समझकर दबोच लेना। मुझे इस पर एतराज़ नहीं है फदक, एतराज़ इस बात पर है कि उन्होंने दोबारा मुझे जुनैर के लिए इसरार किया। बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि जब उन्होंने इसरार ही करना था तो उस दिन जुनैर को इनकार क्यों किया? उस दिन वो दोनों को जलील कर रहे थे सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जलील किया था। उस दिन का फ़ख्र दिया ताकि आज वो फ़ख्र चकनाचूर हो जाए। यहाँ फदक की प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी। उसने उसमें धुला हुआ गोश्त डाल दिया। एर्थी आकर उसके साथ खड़ी होगी। फदक ने उसे मुस्कुरा कर देखा, लेकिन जिया ने एर्थी को नहीं देखा। ये कैसे मरते हैं? फदक ने धीरे से कहा। ऐसे मर तो मैं मिट्टी से बना लूं। फदक का चम्मच चलता हुआ हाथ रुक गया। ऐसा ना बोलो जिया। ऐसे हैं अबू हैं तुम्हारे, जैसे हैं अबू हैं तुम्हारे। कैसे अबू? कभी अबू वाली कोई जिम्मेदारी पूरी की है? मेरी ज़िंदगी अजाब बना दिया उन्होंने। क्या लगता है उन्हें कि वो मुझ पर दबाव डालेंगे और मैं रिश्ते के लिए मान जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानूंगी। कभी एर्थी मोबाइल की तरफ देखती, कभी फदक के परेशान चेहरे को। फदक जानती थी कि जिया किसी हद तक परेशान है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिया, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। जब ज़्यादा किया जाता है तो ज़्यादा सोचा जाता है फदक। उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब गोश्त भुन चुका था। फदक ने टमाटर और बाकी मसाले डाले। किचन में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। बाहर भूखी बिल्लियां भी इस खुशबू पर किसी निशाई की तरह वाह वाह कर रही थी। वो नमाजी बंदे हैं, अल्लाह उनके दिल में रहम डालेगा। फदक के पास कहने को और कुछ नहीं था। वो नमाज को बीच में ले आए। तुम मुझे किसी हाल में नहीं समझा सकती फदक, क्योंकि बात समझने से बाहर हो चुकी है। ये नमाजी, ये दीन पर चलने वाले लोग, क्या ये ऐसे होते हैं? मैंने तो ऐसे कहीं नहीं देखे। जिया की आवाज़ बुलंद हो गई। इस्लाम क्या सिखाता है तुम्हें पता है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़की आई, उसकी शादी हो चुकी थी। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती की है। पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कि जाओ तुम आज़ाद हो। ज़बरदस्ती की शादी कोई शादी नहीं होती। फदक का चम्मच चलाता हाथ रुका हुआ था। एर्थी दम साधे सुन रही थी। तो सोचो, अगर मेरा बाप मेरी माँ के साथ खुश नहीं है तो मुझे अपना वजूद हराम लगता है। मेरे कितने चचा हैं, सबकी ज़बरदस्ती शादियाँ हुई हैं, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, सबकी ज़िंदगियाँ ख्वार है। जिया चीख चीख कर बोल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ये गम नहीं था, ये गुस्सा था। ये लोग हमारे दिन की तौहीन करते हैं। इन्हीं को देखकर लोग हमारे दिन को गलत नाम देते हैं। ये इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रखते। चावल और रोस्ट मिक्स हो चुके थे। बिरयानी तकरीबन तैयार थी, मगर फदक को किसी चीज़ का होश नहीं था। उसके लिए सिर्फ जिया की तकलीफ अहम थी। मुझे इस बात का रोना नहीं है कि मेरा बाप ऐसा है। मुझे इस बात का रोना है कि हर घर में मेरे बाप जैसा कोई ना कोई है जो दीन के नाम पर औरतों पर जुल्म करता है। यही कुछ लफ्ज़ फदक के कानों में पड़े। इट्स टू स्ट्रेंज। फदक ने बिरयानी दम पर लगा दी। मैं कोई हराम रिश्ता कबूल नहीं करूंगी। ज़बरदस्ती का रिश्ता हराम रिश्ता ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरी जान ले लेंगे तो ले लें, लेकिन मैं इस झूठे निकाह में कभी नहीं आऊँगी। अब फदक ने मोबाइल हाथ में लिया और जिया का लाल होता चेहरा गौर से देखा। कोई तुम्हें हाथ लगा कर दिखाए, मैं उसके हाथ काट दूंगी। जान तो दूर की बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर जिया खामोश हो गई। ऐसी ने आगे बढ़कर मोबाइल लिया और कॉल ऑफ कर दी। फदक ने लंबी सांस ली। फिक्र की ज़रूरत नहीं, जिया बहुत मजबूत है। उसने एर्थी की आवाज़ में देखा, वो वाकई पूरे एतमाद लड़की थी। चलो बाहर चलें। भूख से सब पेट पकड़ कर बैठी हैं। दोनों हंस पड़ी और बाहर से आवाज़ आई, भूख लगी है, बिरयानी लाओ। बिरयानी सब ने अपनी अपनी प्लेटों में निकाल कर रख ली थी। रायता बनाने में एर्थी ने उसकी मदद कर दी थी। फदक ने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं निकाली थी। वो सबके चेहरे गौर से देख रही थी। तुमने क्यों नहीं निकाली बिरयानी? निकालो ना, खाओ। जेके ने चम्मच भरकर मुंह में ले लिया। जैसे जैसे सब खा रहे थे, फदक के चेहरे के जावे बदलते जा रहे थे। वहाँ चारों में से किसी ने भी आंख उठाकर फदक को नहीं देखा। वो बिरयानी पर ऐसे टूटी हुई थी जैसे जिंदगी में पहली दफ़ा कोई इंसानी खाना खा रही हो।
उसने आगे हाथ बढ़ाया और ढोंगे से बिरयानी प्लेट में निकालने लगी। उसके हाथ तो चल रहे थे मगर नजरें उन चारों पर थी जो दुनिया से बेखबर होकर बिरयानी खा रही थी। श्री ने उसके हाथ पर हाथ मारा और उसकी प्लेट अपनी तरफ खींच ली। फतक हैरानगी से देखने लगी। कितनी अच्छी है सारी, मुझे पता है बिरयानी बुरी बनी होगी मगर मेरा दिल रखने के लिए सारी खा रही है ताकि मैं ना खाऊं, ताकि मुझे पता ना चले कि बिरयानी बहुत बुरी बनी है। उस कमबख्त बिरयानी से भी अलियार की याद जुड़ी थी। वो आलू के पराठे पकाकर छत पर ले आई थी और अलियार के सामने रख दिए थे। अजीब इंसान हो पागल। अलियार आलती पालती मारे छत पर बैठा था। क्या हुआ है? तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है, तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है। फदक एकदम गुस्से ही हो गई। वो किचन में कभी इस तरह ख्वार नहीं हुई थी जिस तरह आज आलू के पराठों ने अलियार की वजह से किया था। और फरमाइश देखो खान की आलू के पराठे। अलियार ने अपने होठों पर उंगली रखी और आंखें बंद कर लीं। ये फदक को चुप रहने का इशारा था। फदक के चेहरे के जाविये बदल गए। वो छोटी छोटी आंखें करके उसे देखने लगी। पराठों की शक्ल देखकर अलियार के गले में गिल्टी बन गई। सुई धागा लाई हो? मैंने जो तुम्हें कहा था। फदक की दूसरी हाथ में सुई धागा था। हाँ, आधी बीवी बना दिया। अब तुम्हारी जैकेट के बटन भी मैं ही टांगू। तो क्या मैं टांगूंगा? मुझे नहीं आते बटन टांगने। अलिया ने अपनी जैकेट उसकी तरफ फेंक दी जहाँ से आधा बटन लटक रहा था। और मैं तो बहुत बड़ी दर्जन हूँ, सुबह शाम बटन टांगती रहती हूँ। खैर इस बात का तो शुक्र था कि फदक को बटन टांगना आता था। अलियार पराठे खाने में मसरूफ था और फदक बटन लगाने में। वो कब से सिर्फ खाए जा रहा था, ना तारीफ ना बुराई। अब कुछ बोलोगे भी कि कैसे बने हैं? सब्र करो, खाने तो दो। अलिया ने फिर उसे टोक दिया। फदक ने हाथ लंबा किया और एक नवाला तोड़ने लगी। अलिया ने उसे आंखें दिखाई। फदक का हाथ वहीं रुक गया। इन पराठों पर तुम्हारा नाम था, ये मेरे लिए थे ना? फदक को मजीद हैरत हुई। अजीब, अगर अब ये तुम्हारे लिए बने तो मैं एक नवाला भी नहीं ले सकती? उसने फिर से खाने में मसरूफियात जाहिर की और चटपट 3 पराठे खा गया। फदक उसका मुंह तकती रहेगी। कैसे अजीब बोल यार, एक नवाला भी नहीं छोड़ा। वो बर्तन आधा टांग चुकी थी। उसका हाथ वहीं रुक गया। मैंने तुम जैसे जालिम शख्स पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक नवाला मुझे नहीं लेने दिया। फदक रो देने को थी। जल्दी करो, बटन टांगा के नहीं। इधर से फदक मजीद कुछ कहती नीचे से अनमोल की आवाज आई, अम्मी। फदक हड़बड़ा गई। उसने जैकेट अलियार पर दे मारी। अब भागो यहाँ से, फदक ने चप्पल पहनते हुए कहा। वैसे जनानी तारीफ तो सुनती जाओ। अब फदक के जाते कदम रुके। वो एकदम खुश होकर पलटी और उसे देखा। हाँ करो ना। एक बुजुर्ग हमारी सोबत में बैठी थी, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ी गहरी बातें करता था। फदक उसका मुंह तक रही थी। पता नहीं वो बुजुर्ग को इसकी तारीफ में क्यों ले आया था। तो फिर मैंने वहां पर बनाई थी सोबत। फदक को ये पता था कि अलियार की कुकिंग का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। जितनी वो अच्छी कुकिंग करता था उतनी शायद कोई कर ही ना सके। तो जब उसने मेरी सोबत खाई तो उसने कहा, वो एक लम्हे को रुका, बेटा तुझे बड़ी ही बदजायका बीवी मिलेगी, क्योंकि जो जायकेदार खाने बनाने वाले मर्द होते हैं उनकी बीवी असल में बदजायका खाना बनाती हैं। तुम ही मेरी बीवी हो, आज ये कंफर्म हो गया। अलियार 2 कदम पीछे हुआ। उसे पता था अब क्या होने वाला है। फदक ने उसे बत्तीसी दिखाई और एक हाथ सीधा चप्पल की तरफ गया और रख कर दिया उसे। इससे पहले कि फदक दूसरा चप्पल मारती अलियार दीवार फलांग कर भाग चुका था। नीचे किचन में वो गई। उसने एक पराठा अनमोल के लिए भी बनाया था, जो खैर से सिर्फ एक नवाला तोड़कर वापस किचन में रख चुकी थी। फदक ने एक नवाला तोड़ा और खाया मगर पूरा निगल ना सकी। उसने थूक दिया। जला हुआ, तेज नमक और मिर्च से भरपूर अजीब किस्म का, न जाने उसने क्या चीज़ डाली थी, जैसे कोई जिन आके डाल गया हो। खुदा का खौफ करें आप ही, पराठे थे या गोबर, कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि खा क्या रहे हैं। अनमोल की बात सुनकर फदक ने रोने वाला मुंह बनाया। अनमोल, गोबर नहीं, कड़वा गोबर। और साथ में हंस पड़ी। अलियार इतने गंदे पराठे इकट्ठे 3 खा गया ताकि मुझे बुरा ना लगे। और वो अब भी उस खाली प्लेट को देखकर मुस्कुरा रही थी। हैरती की नज़रें उसी पर जमी थी। न जाने वो हर चीज़ को देखकर ख्यालों में क्यों चली जाती थी। उसने जेके का हाथ रोका। जेके उसके साथ बैठी थी। बस करो, जानती हो बहुत बुरी बनी होगी। अपनी पेटों में धत करने की जरूरत नहीं है। हैरती जल्दी से आगे बढ़ी, चम्मच भरा और उसके मुंह में डाला। फतक ने हल्का हल्का चबाया और उसकी आंखें बाहर आ गई। वो बहुत ज़्यादा लजीज थी, इतनी लजीज कि उसने इतनी मज़ेदार बिरयानी कभी नहीं खाई थी। फतक एक दफ़ा फिर हंस पड़ी और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। क्या हुआ? सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। अब तो जायका आना था ना, क्योंकि अब मैं जायकेदार शख्स की बीवी नहीं बनूंगी। वहां पर बाकियों की को तो बात की समझ नहीं आई। वो तो हंस पड़ी, लेकिन ऐथी को कुछ अजीब लगा। उसे फदक की आंखों में दर्द दिखाई दिया। जेके फदक की न जाने कितनी चमचे ले चुकी थी और श्रीन न जाने कहाँ कहाँ बिरयानी छुपा चुकी थी और आलिया उस छुपती बिरयानी को देख चुकी थी। वहां से जी भर के वहां से जी भर के खाई नहीं थी तो सिर्फ फतक ने। न जाने उस लजीज बिरयानी से उसका दिल कैसे मुड़ गया। एर्थी ने उसके गले में हाथ डाला और उसे बातें करते करते दूसरी तरफ ले गई। कौन इतना दर्द से तुम्हें याद आता है? फतक एर्थी की आंखों में देखने लगी।
بتا دو فدق، دل ہلکا ہو جائے گا۔ فدق کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ تھی۔ الیار ارتی الیار، میری بچپن کی محبت جو شدت سے ملی تھی، پھر شدت سے چھوٹ گئی، پھر دوبارہ شدت سے ملی، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے شدت سے چھوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں درد ہی درد تھا، یہ ہر لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہا تھا۔ وہ بولتی رہی اور رہتی سنتے رہی۔ الیار کا فدق کے لیے فیل ہونا، سون پری کو بلانا، بکرے کو رکھ کر دینا، اسے جنان کہنا، اسے شیشے کی گڑیاں دینا، اپنے کزنوں کو جان سے مار دینے والی حد تک مارنا، مومن کا منہ توڑ دینا، فدق کا کسی اور کے ساتھ بات کرنا، اسے برداشت نہ کرنا، اسے شدت سے چاہنا، اسے شدت سے دیکھنا، اس کو ٹوٹ کے چاہنا اور پھر اس کو توڑ دینا۔ اس نے میرا مان توڑ دیا تھی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ آج آ جائے اور کہے کہ چلو شادی کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن وہ کہے کہ مر جاؤ تو یقین کرو میں مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے فدق، کیا اول فول بک رہی ہو؟ عالیہ کی آواز سن کر فدق اور ارتی دونوں چونک گئیں، لیکن دیکھنے کے بعد وہ زیادہ چونکی کیونکہ وہاں پر صرف عالیہ نہیں تھی، شری اور جے کے بھی موجود تھی، یعنی اب ان سب کو فدق اور الیار کی کہانی کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ سب آئیں اور فدق کو مل کر گلے لگا لیا۔ شاید فدق کو اس وقت ان سب کے کندھے کی ضرورت تھی، وہ تھیں فدق کی 3 جگر اور گردے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، انشاءاللہ کل بھی کوشش کروں گی کہ ایپیسوڈ جلدی آ جائے۔ اللہ حافظ۔ جاتے وقت سبسکرائب، لائک، کمنٹ کر کے جائیے گا، اور شیئر تو لازمی کیجیے گا، اور مجھے میسج ضرور کیجیے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ پلیز، آپ ہی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ مزہ آتا ہے نا ایسے کمنٹ پڑھنے پر۔